बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हमारे साथ हैं मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले साहब और बहुत सारी बातें इनसे होंगी। बड़ी गहमा गहमी चल रही है साहब इन दिनों सियासत में, क्या कुछ भागदौड़ है? हाँ, मतलब अभी गर्मा गर्मी तो बिहार में का गर्मा गर्मी तो दिल्ली में कोई ठंडा ही है, मतलब दिल्ली में बारिश ठंडा ही भी है। आ रही है। हाँ, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं आप लोग। हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव भी जीत चुके हैं, अभी उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली और पूरा देश मजबूत करने का काम हमारा चल रहा है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि भाई गर्मा गर्मी कहाँ है, तो गर्मा गर्मी अभी दिखाई दे रही बिहार में। सब आपको जो है वो ये ओहदा संभाले हुए मिनिस्टर के तौर पर 1 साल पूरा कर चुके हैं आप। कभी अभी तक का जो है वो टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो मैं महाराष्ट्र में जो सोशल जस्टिस का मिनिस्टर मैं था, हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी ने वैसा ही मुझे ओहदा, वैसी जिम्मेदारी आपको मरकज में भी मिली, केंद्र में भी मिली। हाँ, मतलब केंद्र में वही पोर्टफोलियो मुझे मिला, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और मेरा जो मूवमेंट रहा है, एक मूवमेंट मतलब सोशल जस्टिस के साथ साथ इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए मैंने शुरू से काम भी किया है। और एक अच्छा मंत्रालय मिला है मेरे पास। गरीब लोग आते हैं, छोटे मोटे काम के लिए लोग आते हैं और मैं उनको मदद करता हूँ। मैं अभी तक मतलब काफ़ी लाखों लोगों को मैं मिला हूँ। मेरे 1 साल भर में कम से कम 4-5 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं मिला हूँ। मैंने उनकी कंप्लेंट मैंने तो सुनी है और पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मंत्रालय में, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ भी मुझे 100, 200, 500, 1000 लोग मिलते हैं उस स्टेट में। तो इसी तरह मतलब मेरा 1 साल जो है, 1 साल में मैंने काफ़ी लोगों को मदद करने का मैंने काम आपको किया लग रहा है है। साहब ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त मौजूदा मुल्क में, जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक के बाद एक घटनाएं आती हैं, कई बार आप भी उसके ऊपर संजीदगी यानी गंभीरता जता चुके हैं। जो सामाजिक न्याय का एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, वो बिल्कुल आपको लगता है कि वो अप टू दी मार्क है, वो सही दिशा में चल रहा है, सही सिमत में चल रहा है, या वाकई सामाजिक न्याय की बहुत ज़्यादा कमी है अभी भी? नहीं, सामाजिक न्याय तो मिल ही रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर सामाजिक अन्याय भी हो रहा है। उनको सामाजिक, उनके ऊपर बाइकआउट डाला जा रहा है। दलित समाज का अगर देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पढ़ाई करते थे स्कूल में, तब का कार्यकाल ऐसा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर बैठने का परमिशन नहीं था। वो स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। तब हमारे समाज को टच नहीं करता था क्योंकि हम अनटचेबल थे। हाँ। लेकिन भारत में बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान लागू होने के बाद और समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। एक दूसरे के साथ मतलब बेटी व्यवहार हो रहा है, बेटी व्यवहार भी हो रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रहे हैं, शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए आपने कहा था कि भाई जिस ज़िले के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरी बिरादरी के लोग एक दूसरे के यहाँ शादियाँ करें, उस ज़िले को 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए आप तो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वापस वही है कि क्या ये जो सामाजिक न्याय का एक सिस्टम है, जो व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही है? नहीं, काम कर रहे हैं, मतलब जहाँ तक कमी है, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमियां है उसमें। मतलब सामाजिक न्याय का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जहाँ तक लोगों के मन की मेंटेलिटी है, कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन लोगों के मन में कोई कास्टिस्ट मेंटेलिटी होती है, जाति व्यवस्था, और जो आज कभी कभी नजर आते हैं, तो दलित पर अत्याचार होते हैं, मुस्लिम्स के ऊपर भी होते हैं। गो रक्षा के नाम पर मुस्लिम हो या तो दलित, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके और ऊपर हमले हो रहे हैं। एक सदन में मरकजी हुकूमत ने यानी केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके तहत ये बताया गया है कि पिछले 3 साल के अंदर 41%, 41% जो है वो केसेस बढ़े हैं इस तरह के अत्याचार के। ये खुद हुकूमत ने माना है, सरकार ने माना है। नहीं, ऐसा तो रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट तो सरकार ने संसद में पेश की है अभी 2 दिन पहले। सरकार मतलब बड़े ऐसा नहीं है, लेकिन जो 1 साल में, हर साल में कम से कम 40,000, 42, 43,000 केसेस ऑल इंडिया में रजिस्टर होती है शेड्यूल ट्राइब पर। तो वो केस के आंकड़े हैं, वो कम हुए ज़्यादा हुए ऐसा विषय तो नहीं है, लेकिन दलित पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। समाज में परिवर्तन भी हो रहा है, समाज में लोग एक दूसरे के साथ आ भी रहे हैं। पहले होटल में जाने का हमें परमिशन नहीं था, आज कोई भी आदमी होटल में जाकर खाना खा सकता है, एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। और जो इंटरकास्ट मैरिज, जो आपने मुझे पूछा है कि इंटरकास्ट मैरिज की घटनाएं हजारों हर स्टेट में होती रहती है हर साल में, तो समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन सामाजिक अन्याय जो है ये भी कुछ हद तक कुछ जगह पर हो रहा है। ये जो आपने एक बात कही थी, एक बयान आपका आया था कि
दलितों को रक्षा के लिए, उनकी खुद की हिफाजत के लिए उनको लाइसेंस मिलने चाहिए, हथियार मिलने चाहिए। तो शायद चूंकि ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उससे दुखी होकर के ये बात आपने कही थी। तो मैंने ऐसा बोला था जब मैं मंत्री बनने के पहले मैंने मांग किया था कि भाई दलितों की रक्षा पुलिस वाले अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दलितों को हथियार का परमिशन न दीजिए। और अगर एक बस्ती में 8-10 बंदूक है ऐसा अगर दूसरे लोगों को मालूम होगा तो आज जो हमले होते हैं ये हमले होंगे नहीं, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए दलित लोग भी मैदान में उतर सकते हैं। पर सर, अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हर कोई आगे आएगा, हर किसी के हाथ में हथियार होगा, तो आजकल तो बर्दाश्त है नहीं। रोड रेज के केसेस कितने ज़्यादा होते हैं वो आपको पता है। तो क्या यही एक तरीका है, यही एक जो है वो रास्ता है कि भाई आप हथियार थमा दो तो आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा? ये क्या गारंटी है? फिर हो सकता है कि तशद्दुद या फिर जो है वो झगड़े और ज़्यादा बढ़े। नहीं, गारंटी मतलब झगड़े बढ़ने का विषय नहीं। मैंने ऐसा बोला था कि नहीं तो परमिशन लेकर हथियार रखने वाले लोग है, आज भी है ना, मतलब लेकिन हमारे समाज नहीं, में आपको लगता है कि कानून अपनी तरीके से या अपने तौर पर काम उतनी तरीके से अच्छे से काम नहीं कर काम रहा करता है, क्योंकि मरकज में, केंद्र में आपकी हुकूमत है और बहुत सारे स्टेट्स के मेरे पास आंकड़े हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तकरीबन 45% जो है वो दलितों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार रिकॉर्ड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें 40% के करीब ये आंकड़ा है। गुजरात में 25% है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार 24, 22, 29 अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है वो वाकयात होते हैं, अलग अलग घटनाएं घटती हैं। तो रास्ता क्या है? खाली हथियार थमा देने से काम नहीं चलने वाला। रास्ता हथियार का रास्ता नहीं है। हम हथियार की लड़ाई हथियार से करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसा ही बोला था कि भाई दलित के अत्याचार जो है वो हो रहे, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या समाजवादी पार्टी की हो, दलित पर अत्याचार हो ही रहे हैं। समाज में जो मैंने पहले भी बोला कि समाज में परिवर्तन भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अत्याचार भी हो रहे हैं। और उसको अगर रोकने का है तो मैंने बोला था कि भाई इंटरकास्ट मैरिज का एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव है कि अगर समाज को एक साथ लाना है, क्योंकि मैंने भी इंटरकास्ट मैरिज किया है, मैंने ब्राह्मण लड़की जो मैंने शादी की किया है और पूरे उनके रिलेटिव ब्राह्मण मेरे पास आते हैं, मैं भी उनके पास जाता हूँ। तो इसी तरह मतलब अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है तो दो समाज में मतलब, पर ये बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता साहब। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑनर किलिंग भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं, शादियाँ होती हैं दूसरी बिरादरी में, तो वहाँ पर ऑनर किलिंग हो जाती है। मतलब जो है माँ बाप अपनी बेटी को ही मार देते हैं, अपने दामाद को मार देते हैं। हर रोज़ अखबार के जरिए, टेलीविज़न के जरिए इस तरह की जो है वो कहानी हमारे सामने आती है। नहीं, ये भी हो रहा है। मतलब आप जो बता रहे हैं कि भाई जो समझो 1000 रास्ता नहीं सूझ रहा है कि भाई ये जो तशद्दुद है इसका कोई रास्ता सही तरीके से नहीं सूझ रहा है। आपको एक चीज़ लगती है कि अभी हमने देखा, उससे पहले जो है वो राहुल गांधी दलितों के घर जाकर के भोजन करते थे, खाना खाते थे। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी गए, हालांकि वहाँ उससे पहले उन्होंने साबुन और शैम्पू वगैरह भिजवा दिए। अभी अमित शाह भी गए थे बहुत सारे दलितों के घर में। आपको लगता है कि ये एक रास्ता हो सकता है कि भाई जो बड़े ओहदों पर लोग हैं वो जाएं दलितों के घर, और जो ये तशद्दुद है या जो ये झगड़ा है या जो ये भेदभाव है ये कुछ कम हो सकता है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने बताया था कि भाई दलितों की सुरक्षा करनी चाहिए, दलितों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, दलितों को न्याय देना चाहिए, तो उसी तरह कांग्रेस पार्टी इतने दिन सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से खाली गांधी टोपी पहनने का काम हुआ, लेकिन गांधी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी अनटचेबिलिटी को खत्म करके, कुछ दिन पहले तक सर आप तारीफ करते थे कांग्रेस की, अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। यूपीए हुकूमत का हिस्सा थे आप। कांग्रेस की मैं तारीफ करता था क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में था, और इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 100% सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपने नीले रंग की जो है वो कैपरी उतार करके ये वाली कलर की पहनी है सैफरन, तो मतलब आप दूसरा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं कई साल तक मैं रहा हूँ। मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी का अलायंस में मैं रहा हूँ। तो उस वक्त जहाँ तक ग्रासरूट में आवाज नहीं उठाई, तो ग्रासरूट में तभी हमने उठाए। दलितों पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं तभी मैंने उठाई है। तभी मैंने कांग्रेस पार्टी को तो सवाल किया है कि भाई आपने समाज का परिवर्तन करने की जो बात करनी चाहिए तो नहीं की है, इसीलिए आज समाज में इतनी कास्टिज्म अपने नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के तो 2 MP रहते थे 1982 में जी। हमारे महाराष्ट्र में एक भी MLA होता नहीं था, लेकिन आज राज्य में पूरे देश में हुकूमत है, पूरे देश भर में उनकी हुकूमत हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी दलितों के बारे में जिस तरह दूसरे प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले हैं, लेकिन ऊना के इंसिडेंट के बाद जब ऊना में गौ रक्षकों ने जब दलितों की पिटाई की, सो कॉल्ड गौ रक्षकों ने, हाँ, जो गौ रक्षकों ने पिटाई की थी ऊना में, गुजरात में,
तब नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला था कि ये ऐसी घटनाएं मैं नहीं सहन करूंगा, और उन्होंने बोला था कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है तो मुझे गोली मारो, लेकिन दलितों पर हमला करना बंद करो। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, आपको लगता है साहब वो लगातार कह रहे हैं, वो मुस्लिमों के बारे में बोले हैं कि भाई ये हमले बंद करो, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी खत्म करो, क्या किसी गाय के नाम पर किसी शख्स की, किसी इंसान की जान लेना वो मुनासिब है? वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात का बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। वजह क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर तो कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, असर नहीं। अभी वो राज्य सरकारों ने उसके लिए कोई कड़क एक कदम एडवाइजरी उठाना जारी तो की चाहिए। है मरकजी हुकूमत ने। नहीं, मुझे लगता है कि कोशिश तो कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, उनको तो सजा देते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग सा कानून बनाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गो रक्षा के नाम कानून पर बने। गो रक्षा नहीं, कानून तो है ही, मतलब जो कोई क्राइम करेगा उसको अरेस्ट करने का कानून है ही है, लेकिन ऐसा ही कानून बनना चाहिए कि भाई गो रक्षा के नाम पर समाज में फूट डालने की कोशिश करने वालों को कड़ी सजा की जाएगी। जिस तरह हमारा जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो अट्रॉसिटी एक्ट है, तो दलितों पर कोई हमला करता है तो उस हमला करने वालों को 1.5-2 महीना अंदर रहना पड़ता है, उनको बेल नहीं मिलता है। उसी तरह अगर ऐसा कोई कानून बनेगा, क्योंकि आज ये फैशन बन गई है कि भाई पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, मगर किसी पर हमला करो। मॉब लिंचिंग बहुत ज़्यादा हो रही, मॉब लिंचिंग, लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ जमा होती है गाय के नाम पर, कहीं बच्चा चोरी के नाम पर, कहीं दूसरी अफवाहों के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये भी नहीं देख रहे कि कौन है कौन नहीं है, ये नहीं देख रहे कि ये इंसान का खून बह रहा है। नहीं, अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है, इसका पूरा देश भर ने निषेध भी किया है, सभी पार्टियों ने भी निषेध किया है। और एक दूसरे को हमले करने से काम नहीं चलेगा। अगर युद्ध करना है तो युद्ध पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, चाइना के साथ करना चाहिए। आपस में युद्ध करना, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह नागपुर में हुआ कि भाई नागपुर में भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला मुस्लिम कार्यकर्ता वो बीप ले जा रहा था, लेकिन वो बीप जो है, ये बीप गाय का बीप है, बिना इंक्वायरी करके उनकी पिटाई की, और बाद में मालूम हुआ कि वो जो बीप था वो गाय का नहीं था। मैंने स्टेटमेंट किया था कि भाई ये गो रक्षक नहीं, नर भक्षक है ये लोग। बिल्कुल। अगर गाय की रक्षा के नाम पर अगर गाय की रक्षा ही करनी है तो आप जो गाय बहुत सारी इधर उधर घूमती रहती है उनको खाना पीना दे दो, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं। और हम तो बोलते हैं कि भाई गो रक्षा बंदी का कानून अगर है तो गाय की रक्षा करो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बीफ खाने के लिए बैन लगाना अच्छी बात नहीं है। जिनको आप लगातार कह रहे हैं कि बीफ खाने का हक है, जो खाना चाहे वो खाए। नहीं, मेरा कहना ऐसा है गाय का मत खाइए, क्योंकि तो किसी की आस्था का मसला है। हाँ, किसी की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको मत खाइए। हाँ, मतलब मेरा कहना ऐसा है कि जिसको बीफ खाना है, अभी गो हत्या बंदी का थोड़ा इमोशनल, अपना देश सेक्युलर है, हिंदू मुसलमान ईसाई है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, तो सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे के धर्म का आदर करने के लिए मुझे लगता है कि भाई गाय का बीफ मत खाइए, लेकिन बैल है या भैंसे है या उनका खाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो खाना है वो लोग खा सकते हैं। ये जो हमने देखा था अभी पिछले दिनों सहारनपुर में एक बड़ा हंगामा हो गया था उच्च वर्ग और दलित वर्ग के दरमियान। अब ये जो वर्ग जो है ये बढ़ गए हैं, सब पता है कि भाई सब पूरा एक सिस्टम चला रहा है। आपको लगता है कि भाई भीम सेना बन गई है, दूसरी सेना एक अलग काम कर रही है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है? और क्या कुछ होना चाहिए लगता है, क्योंकि ये जो इंतशार है, ये जो झगड़े हैं, ये ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा बढ़ ही रहा है, लेकिन अभी यहाँ जिस तरह मतलब दलित समाज पर जो वहाँ अन्याय हुआ, मतलब वहाँ अपनी जगह पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए विरोध करने वाले कुछ लोग, और वहाँ के डीएम ने उनको बोला था कि हम परमिशन देंगे जी, और वहाँ फिर बाबा साहब की मूर्ति को लेकर वहाँ संघर्ष हुआ। वहाँ तो दलित बस्ती पर हमला भी हो गया। वहाँ रविदास की मूर्ति को तोड़ दिया गया, और बाद में भीम आर्मी के नाम पर, जो भीम आर्मी का लीडर जो चंद्रशेखर आज़ाद है, वो तो शिक्षा का काम करता था, स्कूल चलाता था, लेकिन अभी मतलब उन्होंने भीम आर्मी जो बनाई थी तो उन्होंने थोड़ा सा मिलिटेंट कदम उठाने का काम किया, तो उन्होंने रैली निकाली, प्रोटेस्ट किया। तो मुझे लगता है कि ये संघर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपूत लोगों ने भी, मतलब ठाकुर लोगों ने भी
वहाँ तो दलितों की सुरक्षा करनी चाहिए, तो दलितों ने भी उनको साथ देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जो कोई संघर्ष हुआ ये अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए मैंने मांग किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो रिजर्वेशन के मुद्दे पर दो समाज में विवाद पैदा हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का मराठा, हरियाणा का जाट है, यूपी का राजपूत और ठाकुर है, और इसी तरह ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सब लोग आरक्षण मांग रहे हैं। तो मैंने तो सुझाव दिया है, इंडिया की मीटिंग मैंने तो सुझाव दिया है कि SC ST और OBC के आरक्षण को टच ना करके बचे हुए 50% में अगर 25% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है सामान्य जो वर्ग की लोग बात आपने की। इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब जो उनको क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर, जो मैंने जो समाज SC ST और OBC में तो नहीं है, ऐसे समाज की लिस्ट बनाकर उनको शिक्षा में और नौकरियों में अगर 25% रिजर्वेशन देते हैं और 25% जगह अगर हम सब के लिए रखते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का भी विषय हो जाएगा। ठीक है। और आज आपने दलित कहा था पर कि इस मुद्दे के ऊपर आप वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी बात करेंगे, बात हुई, उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रेस्पॉन्स था? नहीं, उनके साथ तो ऐसी डायरेक्ट बात हुई नहीं, लेकिन मैंने इंडिया की मीटिंग में इस मुद्दे को मैंने रखा है। मैंने अमित शाह जी से बात किया है, मैंने नितिन गडकरी से बात किया है, और मैंने ये बोला है कि भाई अमीर रेस्पॉन्स क्या मिला इन लोगों का? रेस्पॉन्स क्या मिला? नहीं, अभी तो इस पर चर्चा तो हुई नहीं है, लेकिन मैंने मेरी भूमिका रखी है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं लोगों को बताता हूँ, दो समाज में एकता पैदा करने के लिए। दलित पर अत्याचार का कारण ये भी है कि भाई उनको रिजर्वेशन मिलता है, हमको नहीं मिलता है, वो बड़े बन रहे, हमको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये भावना उनके मन में है, इसीलिए दलित के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ भी रही है। तो मेरा कहना है कि भाई हमारे आरक्षण को भी टच नहीं होगा, और बचे हुए 50% में अगर 25% रिजर्वेशन अगर उनको दिया जाता है, जिनको रिजर्वेशन मिलता नहीं, और उनको क्रीमी लेयर की पद्धत लगाकर 6 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है, उन फैमिली के लड़कों को लड़कियों को MBBS में, इंजीनियरिंग में और नौकरियों में अगर 25% रिजर्वेशन रखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली समाज में एकता पैदा हो जाएगी। अच्छा, जो आपके बयान हैं साहब, वो बड़े ही कई बार चौंकाने वाले होते हैं। लोग जो हैं उन बयानों को सुन करके कई बार चौंक भी जाते हैं, और कई बार जो है वो बड़े हैरान भी रहते हैं कि ये अठावले साहब ने क्या बोल दिया। अभी जुलाई में ही आपने कहा कि भाई सभी को बीफ खाने का अधिकार है, जिसके ऊपर बात भी हमारी हुई, और आपने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर जो है वो भक्षक बनना ठीक नहीं है, किसी की जान लेना ठीक नहीं है। उससे पहले आपने कहा था जुलाई के अंदर ही, जब सीरीज़ जो है हम हार गए थे, आपने कहा था कि कोहली, युवराज ने जो है ये मैच पूरा जो है फिक्स कर दिया था। तो इसके क्या सबूत हैं आपके पास? और आपने इसकी जो है वो इंक्वायरी की मांग भी करी थी। पूर्वांचल के बारे में आपने बोलते हुए कहा था कि 117 विधायक आते हैं, 23 सांसद आते हैं, तो इसको अलग से ही बना करके रख देना चाहिए, अलग बना देना चाहिए। और अगर हम मायावती की बात करें तो उनसे पता नहीं क्यों आपका 36 का आंकड़ा जो है वो दिखाई देता है हमेशा ही, जबकि आप भी दलित वर्ग से आते हैं, वो भी दलित वर्ग से आती हैं। तो प्यार मोहब्बत बढ़ने के बजाय, अंडरस्टैंडिंग होने के बजाय उनसे 36 का आंकड़ा आपका दिखता है, वजह क्या है ये? नहीं, 36 का मतलब मायावती और मेरे में इसलिए है 36 का आंकड़ा है, ये मान रहे हैं आप कि उनका है अलग टुकड़ा, मेरा है अलग टुकड़ा। मतलब मेरी पार्टी अलग, उनकी पार्टी अलग है। और मैं मायावती का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन मायावती जो दलित विरोधी बीजेपी के ऊपर एलिगेशन कर रही है, मैंने सवाल मायावती को किया था कि अगर 3 बार आप मुख्यमंत्री बनी थी, वो बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी, तब बीजेपी तो दलित विरोधी नहीं थी क्या? और आज आप दलित विरोधी करके हंगामा कर रही है। और इसीलिए मायावती अपने राज्यसभा पद का 6 महीने जो बचा था उसका रिजाइन देकर एक नाटक करने का काम कर रही है। लेकिन जब तक रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ है, तब तक दलित का वोट जो है ये अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश आपकी सलाह उन्होंने मानी नहीं, लेकिन आपकी सलाह मानी नहीं थी उन्होंने, इसीलिए उनको शायद नुकसान हुआ। नहीं, हाँ, अगर वो हमारे साथ आना चाहती है तो आ सकती है। अगर वो बीजेपी के साथ हमारे एनडीए में आना चाहती है, तो मैं आपको जाकर के बात करनी चाहिए। आप मीडिया के जरिए बात करते हैं, आपको डायरेक्ट जाके बात करनी चाहिए। नहीं, डायरेक्ट बात अभी हमको जरूरी नहीं है, क्योंकि हम वहाँ स्ट्रांग है। अभी उत्तर प्रदेश में हम स्ट्रांग है, तो वहाँ कोई उनको बोलने की। ये बताइए कितना मुश्किल होता है जब आप नीले कलर की जैकेट उतार करके सैफरन पहनते हैं, क्या विचारधारा भी बदल जाती है? नहीं, मेरा जैकेट तो सभी के कलर का होता है, मतलब अच्छा। मेरा ब्लू कलर का भी होता है, लेकिन मैं तो मेरे झंडे का कलर ब्लू है, लेकिन अभी हर रोज ब्लू पहनना ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी ये पहन लेते हैं। और ये जो कलर है, एक कलर वैसा हमारे बुद्धा का कलर है, मतलब हमारे जो गौतम बुद्ध के जो बौद्ध भिक्खु होते हैं, तो बौद्ध भिक्खुओं के चिवर का कलर ये एक कलर होता है। तो ये कलर ओरिजिनल हमारा
कलर है, तो इसीलिए मैंने ये जैकेट पहना है। इसका मतलब मैंने उनकी पूरी विचारधारा स्वीकार ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो है वो वक्त वक्त पर सलाहें बहुत देते रहते हैं, कभी मायावती को सलाह देते हैं, कभी शिवसेना को सलाह देते हैं, कभी शरद पवार को सलाह देते हैं कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो एनडीए में आ जाइए। सलाह बहुत देते हैं लेकिन मानने वाला कोई नहीं होता, क्या वजह है? नहीं, मानना है या नहीं मानना है, अगर उनको कुछ फायदा नहीं करना है तो ना माने। अगर मैंने बोला था कि अगर पवार साहब मेरे मित्र है, मुझे पूछा गया था कि भाई पवार साहब का नाम राष्ट्रपति पद के लिए अपोजिशन की तरफ से चल रहा था, तो मैंने बोला था कि भाई पवार साहब मेरे अच्छे मित्र है, वो बहुत बड़े अभ्यासु राजनीति करने वाले हैं, तो अच्छे पॉलिटिशियन बड़े, तो हरने वाले जगह पर वो खड़ा नहीं रहेंगे। तो मैंने बोला था अगर पवार साहब राष्ट्रपति बनते तो मुझे बहुत आनंद होगा, लेकिन पवार साहब को एनडीए के साथ आना होगा, और अगर वो एनडीए के साथ आते तो उनके नाम के लिए हम कोशिश करेंगे। तो मैंने सलाह तो उनको दे दिया था। मैं उद्धव ठाकरे जी को मैं सलाह देता हूँ कि भाई आपने बीजेपी के साथ ही रहना है, मतलब अगर आप दोनों अलग अलग लड़ते रहोगे तो फिर अपना नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं तो जी मेरी भूमिका मैं रखता हूँ। रामदास अठावले जी को हम दलितों की आवाज़ के तौर पर देखते हैं कि भाई वो दलितों की आवाज़ हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक ही वक्त में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए भी आवाज़ उठाते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि आपने कहा था कि हर स्टेट में, मुल्क के सभी रियासतों में, सभी सूबों के अंदर जो AMU यूनिवर्सिटी है या जामिया यूनिवर्सिटी है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए ताकि ये कम्युनिटी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। नहीं, मैंने बोला था कि भाई जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये माइनॉरिटी के लोग ओरिजिनल हिंदू ही थे। हाँ, हिंदू होने के पहले वो बुद्धिस्ट थे। तो अगर परिस्थिति के मुताबिक अगर उनका धर्म बदला है लेकिन उनका देश नहीं बदला है, वो भारत के नागरिक है, और इसीलिए मतलब मुस्लिम समाज में एजुकेशन का परसेंटेज कम है, वो बढ़ाने के लिए मैंने बोला था कि सब समाज को तो न्याय देना ही है, लेकिन मुस्लिम आवाम को भी न्याय देना चाहिए। ठीक, इसीलिए हर राज्य में एक आधी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि मुस्लिम समाज के जो लड़के हैं जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो उनको शिक्षा की तरफ खींच लेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जाने वाली संख्या कम हो जाएगी। और मैं जिस तरह हिंदू की बात, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ, उसी तरह मैं हिंदू समाज के सभी लोगों की मैं बात करता हूँ। मैंने ब्राह्मण समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसी तरह की मैंने मांग किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं समाज को जोड़ने की बात करता हूँ। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो आपका मिनिस्ट्री है, जो आपका मंत्रालय है, मेरा ये आखिरी सवाल है, क्या अब हम ये उम्मीद करें रामदास अठावले जी से कि वो बातें बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, अब काम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके आप दे रहे हैं, पर और ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिस्टम बिगड़ा है कहीं ना कहीं। एम्पावरमेंट जो है वो शायद दलितों का और मुस्लिम का, खास तौर से मैं 2 वर्ग की बात कर रहा हूँ, उतना उनका नहीं है। सोशल जस्टिस की वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अब आपको जो है, आपसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इनके हालात आने वाले वक्त में, जो 2 साल का वक्त बचा है या 1.5 साल का वक्त बचा है, उसमें और ज़्यादा बेहतर करेंगे आप काम। हाँ, तो मैं बेहतर काम करूँगा। मतलब जो मेरा मंत्रालय है, मंत्रालय के अंतर्गत मतलब शेड्यूल कास्ट के लोगों, शेड्यूल कास्ट हो, OBC लोग हो, DNT लोग हो, विकलांग लोग हो, ओल्ड एज के लोग हो, तो ऐसे लोगों के लिए कई स्कीमें हमारी है। लास्ट ईयर का हमारा बजट 38,000 करोड़ का था, लेकिन अभी ये 17-18 का बजट हमारा 52,000 करोड़ का है। और मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय कम से कम 80% लोगों को कवर करता है जी। तो जिस तरह आपने बताया है कि भाई जिस तरह भी जब मैं अभी मंत्री बना हूँ, तो आज अभी OBC कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के संबंध में भी बिल पर चर्चा हो रही है, उसका कानून बनेगा जी। उसके साथ साथ जो विकलांग लोग हैं, दिव्यांगजन लोग हैं, उनको 3% आरक्षण मिलता था, वो 4% हमने कर दिया है। एट्रोसिटी एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट हमने की है। आज तक हमने कम से कम 5,500 ये 3 साल में विकलांगों को साहित्य बांटने के कैंप हमने लिए है, और कम से कम 7.5 लाख विकलांगों को हमने मदद की है। ठीक है। और देश भर में कम से कम 2,68,557 2011 के सेंसस के मुताबिक विकलांगों की संख्या देश भर में है। तो उनको पेंशन देना है, उनका जो आर्थिक विकास महामंडल है अपंगों का, उनके माध्यम से उनको अपने पैर पर खड़ा करना है, उनको साहित्य बांटना है। उसमें कान की मशीन है, व्हील चेयर है, कंप्यूटर है, ग्रीन लिपि का साहित्य है, जिसका पैर टूटा है, हाथ टूटा है, उनको आर्टिफिशियल हाथ और पैर उनको देकर उनको चलाते हैं।
तो इसी तरह मतलब काफ़ी काम हमारे मंत्रालय की तरफ से हो रहा है, और बाकी बचे हुए 2 और साल तेजी में भी- लाएंगे उसमें। और 2 साल में और भी तेजी लाएगी उसका, और भी बजट बढ़ाएगी, क्योंकि मोदी साहब ही चाहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को संगठन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। और वो काम हम करते रहेंगे। तो सर हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और जो वक्त बचा है वो वाकई और मजबूती के साथ आप काम करें, हमारी यही दुआ है। और इस बारे में जो है आपने चूंकि बहुत वक्त दिया, इसके लिए हम एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे रामदास अठावले साहब। इनका कहना है कि जो सामाजिक न्याय का एक सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा रहा है कहीं ना कहीं, उसको मजबूत करने के लिए और लोगों को जो कमज़ोर वर्ग है उसको एम्पावर करने के लिए और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे। बेबाक बात में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।